Hello everyone. Today we are going to discuss about contingent contract. Ki what is contingent contract and how contingent contract is different from wagering agreement. Wagering agreement, the one we have discussed in earlier sections, that what is wagering agreement? The agreement which is based on uncertain future event where there is a mutual chance of gain or loss something, and there's a type of wager which itself is void under the Indian Contract Act 1872. But what is contingent contract? And the question arises कि contingent contract are void or valid. So contingent contract is a contract which is also based on uncertain future event. It depends on happening or non-happening of that uncertain future event, but the uncertain future event मस्ट बी अ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दे मस्ट बी अ कोलैटरल इवेंट. अगर वो कोलैटरल इवेंट हो जाता है, वो कंडीशन मानो कि वो फुलफिल हो जाती है, तब वो क्या हो जाएगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इन्फोर्सेबल होगा. The major difference between both these two wagering agreement and contingent contract is itself is where जहाँ पे contingent contract is a contract which depends on happening or non happening of the certain future event. आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पे वो 6 चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे contingent contract तब इन्फोर्सेबल हो जाता है जब वो happening of certain event होता है या happening of certain event नहीं होता है. But wagering agreement it depends upon the happening of the uncertain event. वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या होता है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, तभी वो वेजरिंग अग्रीमेंट कहलाता है. दोनों में फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन है, पर वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या होता है कि हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट होता है. जो वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस समथिंग. बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ईदर पार्टी में विन. अब यहाँ पे जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सर्व एनी सोशल और बिजनेस पर्पस, बट वेजरिंग अग्रीमेंट में कोई सोशल और बिजनेस पर्पस नहीं होता है. सोल मोटो एक पर्पस होता है कि मैं ही उसमें जीत जाऊँ, और कोई इंटरेस्ट नहीं होता. देयर इज़ ओनली वन इंटरेस्ट कि जीते और पैसे कमाए. बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अदर इंटरेस्ट भी आ जाते हैं. अब जैसे बात करते हैं ऑल वेजरिंग अग्रीमेंट. जो वेजरिंग अग्रीमेंट होता है कैन बी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कुछ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू समथिंग एंड इवेंट इज कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन. कोई भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब इट डिपेंड्स अपॉन दी टू डू और नॉट टू डू मीन्स हैपनिंग और non-happening of the event, and there is a collateral thing attached to such contract which happen or does not happen, तब जिस पे contingent contract based होता है. Contingent contract is dependent or conditional upon the happening or non-happening of future event or contingency. ये dependent होता है, जो condition होता है upon uncertainty of the happening or non-happening of the future event. अगर वो होगा, suppose अगर कल बारिश होगी, से वेजर है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कि अगर सपोज कल बारिश नहीं होगी, नॉन हैपनिंग, अगर कल बारिश नहीं होगी देन ए विल पे 500 टू बी. ये क्या है, इट्स अ नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट है. बारिश नहीं होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन्फोर्सेबल होगा. तो अगर कल बारिश नहीं होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा. इट्स अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पर ये वेजरिंग का भी पार्ट आ जाएगा. इसीलिए ऑल वेजरिंग अग्रीमेंट call it come under the contingent contract, but all contingent contract cannot be termed as the wagering agreement. They cannot be a vice versa. अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और इंडेमनिटी और गारंटी है, इट कम्स अंडर द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ए एंड बी, उसमें हमने वेजरिंग में पढ़ा था इंश्योरेंस वाला कि बी का सपोज अगर हाउस बर्न हुआ देन ए विल पे 10,000 टू बी. इफ़ बीज हाउस इज बर्न देन ए विल पे 10,000 टू बी. तो ये क्या है, ये कंडीशन है जिस पे वो हैपनिंग ऑफ द इवेंट बेस्ड है. जो कोलैटरल इवेंट क्या है, इफ़ बीज हाउस इज बर्नड, और कंसिडरेशन क्या है, वो देगा 10,000 रुपीज़ टू बी, क्योंकि इंश्योरेंस में देते हैं ना, पहले ही दिए जा रहे हैं पैसे, देन तब वहाँ पे ए इंडेमनीफाई करेगा बी को. तो दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, या फिर कंपनीज में जो इंडेमनीफाई का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो सब क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाता है. फिर व्हाट इज कोलैटरल इवेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पोलोक एंड मुल्ला, कोलैटरल इवेंट मीन्स इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोलैटरल इवेंट कोई
कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो कि परफॉर्म करना है डायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन विच प्रॉमिस्ड, ना ये पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन इज इंडिपेंडेंट एंड कोलैटरल इवेंट इज इंडिपेंडेंट. तो इट डज़ नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट. अब हम कब पकड़ेंगे कोई सिचुएशन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आती है या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पे आती है, ऐसे पकड़ेंगे. लाइक पहला एग्जांपल अब आपको देखना है. सी कॉन्ट्रैक्ट टू पे 50,000 टू बी अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग प्रोवाइडेड दैट कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट. सी ने बोला कि आई विल पे 50,000 टू बी जो कॉन्ट्रैक्टर है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो ये होगा अप्रूव मस्ट बी अप्रूव बाय एन आर्किटेक्ट. तो जो कंस्ट्रक्शन मस्ट बी अप्रूव बाय एन आर्किटेक्ट, ये क्या हो गया, ये एक कोलैटरल इवेंट हो गया जो कि अटैच्ड हो गया विद द कंसिडरेशन विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन द कंसिडरेशन. इट्स अ कोलैटरल इवेंट जो कि हम बोल सकते हैं ये क्या है, कंडीशन है कि तभी सी पे करेगा टू बी 50,000 रुपीज़. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गई बट इट मस्ट बी अप्रूव बाय एन आर्किटेक्ट. दिस इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ये हैपनिंग ऑफ द इवेंट जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ अप्रूव बाय एन आर्किटेक्ट जो कि कोलैटरल इवेंट है. अब जैसे सी कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे 500 टू डू डी ऑन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क. सपोज सी कॉन्ट्रैक्ट किया बी को आई विल पे 50,000 टू यू ऑन कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. अब दिस इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन हो गया कि कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तब ये विल पे करेगा 500 टू डी. कोई ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई कोलैटरल इवेंट अटैच नहीं है और वेजरिंग भी नहीं है. तो ऐसे हम पता करेंगे कि नॉर्मल एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है. मेनली पहचान ये है कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट जो कि 6 पॉइंट्स आगे डिस्कस करेंगे, उसके साथ एक इवेंट या फिर कोलैटरल इवेंट अटैच होगी. इसके बाद ये पॉइंट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सबिलिटी तब होती है जब इफ़ कंडीशन फुलफिल और if condition equals to collateral event. If collateral event fulfill then enforceability happened, then a contract become a contingent contract. ये हो गया. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ important points. उसके लिए let's cover the Bayer Act and where section 32 which depends upon the happening of the event. This सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कर लिया टिल्ट. इवेंट इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट हैपनिंग. अब यहाँ पे पहला जो पार्ट है कि इवेंट हैपनिंग पे एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स तभी होगा जब इवेंट की हैपनिंग होगी. सपोज ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ़ ए सर्वाइव सी. अब यहाँ पे जब ए सी के ऊपर सर्वाइव कर जाती है, मतलब सी के ऊपर, मतलब ए सी बाद में मरेगा, सॉरी सी पहले मरेगा एंड ए विल सर्वाइव देयर ऑन. उसके बाद ही बी एक तभी ए बी का हॉर्स खरीदेगा. तो ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी. तो ये क्या है, इफ़ ए सर्वाइव्स टू सी, मतलब अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम, सी नहीं मर जाता ए के लाइफ टाइम में, अब तक वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा ही नहीं. तो इस पर लिखा भी है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस अनटिल दैट इवेंट हैपेंड. तो वो इवेंट हैपन नहीं होता अनटिल एंड अनलेस, तब तक वो चीज़ इन्फोर्स नहीं होती है. इफ़ द इवेंट, अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, सपोज ए सर्वाइव्स सी, दोनों ही जिंदा हैं, चला जा रहा है टाइम और ए ही मर गया. जब ए मर गया तो ये क्या हो गया, इट बिकम्स इम्पॉसिबल. अब जब ए मर गया है, हाउ कैन ए सर्वाइव्स ओवर सी, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल. तो ये कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ बिकम्स वॉइड. तो पहला हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. अब आता है 33, ये होता है नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट. क्या है ये, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, करना है या नहीं करेंगे. इफ़ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नहीं होगा, देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा. कि हम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट में बोलते हैं तब हम इस यहाँ पे वर्ड कंटिंजेंसी लगाते हैं, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते थे लाइक इन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्योंकि हम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट बोलते हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कंटिंजेंट लगाते हैं. अब वो नहीं होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स्ड होगा. जैसे ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ़ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न. शिप गई है वो एज पे तो वापस तो आएगी ही,
पर वो कब नहीं आएगी, क्योंकि ए के साथ बी का क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर शिप नहीं आएगी तब क्या होगा, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बी को देगा। अब वो शिप कब नहीं आएगी, जब वो शिप डूब जाएगी। तो ये हुआ। अगर वो ऐसा ही होता है कि वो नहीं आती है, विच इज़ अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स होगा, जब ये इवेंट नहीं होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स्ड होगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स व्हेन द शिप सिंक्स। अब वो शिप जब डूब जाती है, पता चलेगा डूब गई, देन ए अग्रीज टू पे अ सम टू बी। अब सेक्शन 34, व्हेन अ इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज़ इन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अब जब वो फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पे डिपेंड है, तब क्या होता है, इफ़ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कंटिंजेंट इज द वेकेस्ट वे में द पर्सन विल एक्ट इन एन अनस्पेसिफाइड टाइम, द इवेंट शैल बी कंसिडर टू बी बिकम। दो पार्ट है, देखो कैसे दो पार्ट है इसमें। कोई भी फ्यूचर इवेंट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट इस वे में होगा जब पर्सन विल एक्ट इन अनस्पेसिफाइड टाइम। दूसरा, द इवेंट जो पर्सन फ्यूचर कंडक्ट है, जो उसके फ्यूचर पे जो काम करता है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर वो एक्ट कर रहा है एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। दूसरा, द इवेंट शैल बी कंसिडर टू बिकम इम्पॉसिबल कब, व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम। जब वो इम्पॉसिबल हो जाता है वो करना एट एनी डेफिनेट टाइम, जैसे ए अग्रीज टू पे बी सम ऑफ मनी इफ़ बी मैरीज सी। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम सी से शादी करते हो, देन तभी हम तुम्हें कुछ सम ऑफ मनी देंगे। अब सी जो है ऑलरेडी मैरीज डी है, अगर अब यहाँ पे बी और सी शादी करते हैं तो दूसरी शादी तो वॉइड होगी, क्योंकि पहली शादी चल ही रही है, एंड वन कैन नॉट मैरी इन द लाइफ टाइम ऑफ हिज हस्बैंड, लिविंग हस्बैंड और वाइफ। अंडर द IPC इट्स बिकम पनिशेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे, और अगर ये कब शादी हो सकती है बी और सी की, जब डी मर जाता है, या फिर डी क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, या फिर कोई और चीज़ हो जाती है डी के साथ, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो जाता है, तब बी और सी यहाँ पे शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डिपेंड है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल भी हो सकता है, डी मरे ही ना, उसके पहले ही सी मर जाए, तो इट डीम टू बी इम्पॉसिबल। या फिर इट इज़ डिपेंड ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, या फिर उसी कंडक्ट पे डिपेंड करेगा, या फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। 35, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ specified event within a fixed time. Contingent contract to do or not do anything if a specified uncertain event happen within a fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened, or if before the time fixed such event becomes impossible. For example, when a contract may be enforced with a contingent on a specified event not happening for a fixed time. Suppose A promises to be a sum of money for certain ship return within a year. The contract may be enforced if the ship returns within a year and becomes void if the ship is burned within a year. तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स्ड है यहाँ पे, when a contract becomes void which are contingent on happening of specified event within a fixed time. अब कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, यहाँ पे एक स्पेसिफाइड अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है जो कि विदिन अ फिक्स टाइम के लिए, और वो फिक्स टाइम पे वो अनसर्टनिटी मतलब वो फ्यूचर इवेंट हो जाता है विदिन अ फिक्स टाइम, तब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। अगर वो फ्यूचर इवेंट नहीं होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जैसे ये हमने पढ़ा कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो सर्टेन सम ऑफ मनी देगा अगर 1 साल में शिप वापस आती है। अगर शिप 1 साल में वापस नहीं आती है उसको 1.5 मंथ्स लग जाते हैं, तो क्या होगा, इट बिकम्स वॉइड। तो क्या इफ़ द शिप विद इन ईयर रिटर्न, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं आती है तो क्या हो जाएगा, एक ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एट एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स सच इवेंट हैज़ नॉट हैपेंड एट एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम, वो शिप नहीं आई 1.5 ईयर्स में आई, और इफ़ बिकम बिफोर द टाइम एक्सपायर्ड, तो वो तो इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, अगर शिप बर्न हो जाती है तो भाई वो वापस ही नहीं आ पाएगी, तो ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। सेकेंड पार्ट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट में बी इन फोर्स विच आर कंटिंजेंट स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इन्फोर्स कर रहा है विच आर कंटिंजेंट ऑन अ स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग। अगर कोई 1 साल में स्पेसिफाइड इवेंट की बात की गई है और अगर वो नहीं होता है तब ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इन्फोर्स्ड होगा। दूसरे पार्ट में ए प्रोमिसेस टू बी अ सम ऑफ मनी शिप डज नॉट रिटर्न। अब यहाँ पे क्या की गई है,
अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, स्पेसिफाइड कोई इवेंट है, अनसर्टेन नहीं है, ये स्पेसिफाइड इवेंट है कि शिप को तो आना है पर नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। बट वो क्या है कि contingent contract do not do if a specified uncertain future event does not happen within a fixed time। जो uncertain future event है वो fixed time पे नहीं आएगा तब वो contract क्या enforceable होगा। The contract may be enforced if the ship does not return within a year or is burned within a year। अब पहले वाले में क्या था कि वो void हो जाएगा, burn हो जाएगा, पर यहाँ पे void नहीं होगा, enforceable हो जाएगा इस वाले part में अगर वो ship नहीं आती है या फिर वो burn हो जाती है। 36 is agreement contingent on impossible event becomes void। कोई भी agreement अगर वो impossible event पे बना है और जो at the time of making the agreement जो promiser promisee को नो है, उसको पता है या फिर नहीं पता है, पर वो आगे जाके क्योंकि वो impossible ही है तो वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। जैसे A pays to B 1000 rupees if two straight lines enclose, तो two straight और parallel lines cannot meet, तो ये क्या agreement is void। A agrees to pay 1000 rupees if B will marry A's daughter C, but C was dead at the time of the agreement, तो agreement is itself void। A agrees to B कि वो जाके चांद तोड़ के लाके उसको देगा, but it's an impossible event whether he knows or not known। अब बाद में एक केस कर दे कि भाई वो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे तारा तोड़ के देगा, तो क्योंकि ये impossible event है तो it becomes void। So we finished the contingent contract. It's a long lecture. We had compared the differences between the contingent contract and the wagering agreement. So that's it. If you have any comments, then आप comment कर सकते हैं comment box पे। So like the video, subscribe to our channel. Thank you so much.